आज ये वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब तक क्या पढ़ा वो याद करो जरा। अब तक हमने पढ़ा कि लुईस एंड कॉसल ने ऑक्टेट रूल में हमको बताया ये बॉन्ड बनते इसलिए है क्योंकि एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ऑक्टेट रूल है ना। अब हुआ क्या, लुईस एंड कॉसल ने हमको कहा कि भाई ऑक्टेट स्टेट होना चाहिए, मगर हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे कि जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब 8 से कम है, 8 से ज़्यादा है। याद है, इनकम्प्लीट और एक्सपांडेड ऑक्टेट, फिर भी वो एटम्स वो मॉलिक्यूल्स में स्टेबल है। लुईस एंड कॉसल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, हिटलर और लंदन ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो एटम्स जब फॉर्म करते हैं जनरली तो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी चेंज होनी चाहिए। लुईस एंड कॉसल को पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं भाई, हमको तो पता एक ही है, एटम्स को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब जो जो मॉलिक्यूल्स ने जो एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, जो एटम स्टेबल हो गए वो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एनर्जी चेंज उनको पता नहीं था। तीसरी बात है इंटरैक्टिंग फोर्सेस, दो एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, ये लुईस एंड कॉसल को पता ही नहीं था। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि लुईस एंड कॉसल ने हमको ये बताया कि एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी लास्ट ऑर्बिट में होने के लिए करेगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, मगर ये नहीं बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होने के बाद जब वो मॉलिक्यूल बनाता है तो वो मॉलिक्यूल का शेप, स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये 4 चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हमको जरूरत पड़ी एक नई थियोरी की। उस थियोरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियोरी, और वो थियोरी को 2 साइंटिस्ट लोगों ने दिया। एक का नाम है हाइटलर और दूसरे का नाम है लंदन। ये थियोरी दी गई 1927 में, 1927 में। हाइटलर कहते हैं और लंदन, ये 2 साइंटिस्ट लोगों ने वो थियोरी दी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियोरी। और ये वैलेंस बॉन्ड थियोरी हम अभी पढ़ेंगे। देखिए गाइस, मैं क्या कहता हूं, अगर तुम मुझे पूछो तो मैं ये कहूंगा कि ऑक्टेट रूल ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फेल हो गया। काफी चीजें हैं जो ऑक्टेट रूल की आज भी सक्सेसफुल है। आज एक है उसका आयनिक बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, कोई डाउट नहीं किसी के भी माइंड में, टिल डेट दे आर एक्सेप्टेड एज इट इज। बट कोवेलेंट बॉन्ड में दिक्कत आ रही है। मैं कोवेलेंट बॉन्ड स्पेसिफिकली क्यों बना रहा हूं, याद करो इनकम्प्लीट और एक्सपांडेड ऑक्टेट के एग्जांपल्स, उनमें हमने सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड लिया था। तो ये इनकम्प्लीट और एक्सपांडेड ऑक्टेट में अगर हमने कोवेलेंट बॉन्ड लिया तो वो मॉलिक्यूल्स में लुईस एंड कॉसल ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं किया है। तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी हमको कोवेलेंट बॉन्ड ही एक्सप्लेन करेगी। मैं क्या कहता हूं, हमको ये जानना जरूरी है कि ऑक्टेट रूल में कोवेलेंट बॉन्ड कहां फेल हुआ। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि पहला हम देखते हैं ऑक्टेट रूल थियरी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या कहती है। हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल थियरी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कहती है कि कोवेलेंट bonds are formed by sharing of electrons. For sharing of electrons, the atoms have to contribute electrons. After contribution of electrons, they will form a pair. The pair is shared and thus they form covalent bond. ऐसा ऑक्टेट रूल कहता है। हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है। गाइज, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी समझने के लिए ना इसके पहले वाला जो वीडियो है
जो जहाँ पर मैंने थोड़ा सा तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो यहाँ पर समझेगा नहीं। मैं कहूँगा ऑर्बिटल आपको समझेगा नहीं, मैं कहूँगा ओवरलैपिंग आपको समझेगा नहीं, मैं स्पिन कहूँगा आपको समझेगा नहीं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा हर वीडियो इंटरलिंक्ड है, तो पहले वाले वीडियोस देखो फिर ये वीडियो देखो, अगर साइंस केमिस्ट्री समझना है तो, और ज़रूर समझेगा, गारंटी है मेरी। चलो कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहते, आई मीन वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है? हिटलर और लंदन कहता है वैलेंस बॉन्ड थियरी में कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुमको नहीं लगता है वैलेंस बॉन्ड थियरी ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नई कुछ चीज बताई नहीं, ये हमको ऑलरेडी ऑक्टेट रूल ने बताया है ना। मतलब मैं ये कहूंगा ऑक्टेट रूल पूरा का पूरा फेलियर नहीं है। देखो ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही चीज यहां पर वैलेंस बॉन्ड थियरी भी कहती है। हाँ, मगर वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, मतलब एटम्स दे डोंट हैव टू कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या करना है? कोवेलेंट बॉन्ड आई मीन वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक नया कंसेप्ट दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। अभी ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज मैंने एक हीलियम का एटम लिया, ये न्यूक्लियस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यूप्लेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल है। दूसरा हीलियम लिया, ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 2 हीलियम एटम्स एक दूसरे के करीब आके वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे? ऐसा मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हीलियम, ऐसा इज इट पॉसिबल? ऐसा होगा? तुम जरूर कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि ये हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कैपेसिटी ऑफ ईच फर्स्ट ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने सिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ये ऑर्बिटल है एंड कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, भाई लोग प्लीज वो वीडियो देख लो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब ये 2 हीलियम एटम्स तो ओवरलैप नहीं करेंगे। चलो हीलियम के बदले मैं यहां पर लेता हूं 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाँ, तुम जरूर कहोगे कि सर ये 2 हाइड्रोजन एटम्स तो ओवरलैप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक ही ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिट में उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसकी कैपेसिटी, ये फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब क्या हुआ, कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है? हाइड्रोजन का मैं ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन एटम, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होगी, हीलियम की कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप नहीं करती है। तो कौन सी ओवरलैप करती है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो देखो वंस अगेन, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स is necessary. Completely filled orbitals will never overlap, only half filled orbitals will overlap. अभी मैं कहता हूं अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स है
और वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, तुमको समझ गया होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों का स्पिन सेम है, एंड इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन हैव फोर्स ऑफ रिपल्शन, दे विल गो अवे, मतलब दे विल नॉट फॉर्म अ बॉन्ड, दे विल नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, विद ऑपोजिट स्पिन्स। फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने हमको बताया कोवेलेंट फॉर्म बाय शेयरिंग। अभी तुमको समझा कहां पर ऑक्टेट रूल फेल हो गई, यहां पर थोड़ा सा लुईस एंड गॉसेल ने ज्यादा काम करते थे ना, तो ये समझ जाता था। हम देखेंगे हिटलर और लंदन को कैसे समझा कि भाई वो ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उनको कैसे समझा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे, उनको कैसे समझा वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विद ऑपोजिट स्पिन्स, देखेंगे हम लोग। हाँ, सेकेंड, इट वाज हिटलर एंड लंदन जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो एटम्स एक दूसरे के पास तब आ सकते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब इंटरैक्टिंग फोर्सेस का कंसेप्ट हमको दिया वो वैलेंस बॉन्ड थियरी ने, इसलिए ऑक्टेट रूल का वो लिमिटेशन हुआ। तीसरी बात है, इट वॉज हिटलर एंड लंदन जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो बॉन्डिंग एटम्स है जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, when they come close what will happen, they go on releasing energy, मतलब एनर्जी चेंज होती है। तो हिटलर एंड लंदन were two scientists who said that for formation of bond, for those atoms to become stable, energy change is necessary। और भाई लोग, वैलेंस बॉन्ड थियरी ऐसी पहली थियोरी है जिन्होंने हमको बताया कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे। एक सिंबल कंसेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया, अगर आपको जानना है, अगर आपको विजुअलाइज करना है कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे, तो आपको सिर्फ एक बात करनी है, यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन ओरिएंटेशन of overlapping orbitals, you have to take into consideration orientation का मतलब क्या हुआ, you have to take into consideration shape of orbital and direction of orbital। अब तुम कहोगे सर ऑर्बिटल का शेप, ऑर्बिटल का डायरेक्शन होता है, इसके पहले वाला वीडियो देख लो। एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है, स्पेरिकल। मैंने बोला नहीं, मैंने क्या कहा, फुटबॉल शेप्ड एस ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल सोचो, 3 डायमेंशनल विजुअलाइज करो तो ही साइंस समझेगा। हाँ, तो एस ऑर्बिटल का शेप फुटबॉल शेप, पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप। कितनी पी ऑर्बिटल्स होती है, एस ऑर्बिटल 1 होती है, पी ऑर्बिटल्स 3 होती है, डी ऑर्बिटल्स 5 होती है, एफ ऑर्बिटल्स 7 होती है। एफ ऑर्बिटल का शेप है डबल डम्बेल शेप, कॉम्प्लिकेटेड है। डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल शेप है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है कि अगर तुमको ये मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा वो जानना है, तो यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन सी ऑर्बिटल्स को कंसीडर करो, सिर्फ जो ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। तो जो हमको ऑक्टेट रूल थियरी नहीं बता पाई वो हमको बताया वैलेंस बॉन्ड थियरी ने। हाँ, अब हमारे मन में एक नया प्रश्न आया कि जो लुईस एंड गॉसेल को समझा नहीं, वो ये हिटलर और लंदन को कैसे समझा, उनको कैसे समझा एटम्स ओवरलैप करते हैं, उनको कैसे समझा कि देयर इज एनर्जी चेंज, उनको कैसे समझा कि दो एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, देखी, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। सो दे ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स, बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस दे कंक्लूडेड मेनी थिंग्स, एंड
ये ऑब्जर्वेशंस और ये कंक्लूजन्स कंबाइन करके उन्होंने हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी। ये ऑब्जर्वेशंस और ये कंक्लूजन्स को हम पढ़ेंगे, जिनको कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मगर उसके पहले हम जरूर जानना चाहते हैं कि हिटलर और लंदन ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उनको ये समझा कि ओवरलैपिंग होता है। ये नया कंसेप्ट दिया उन्होंने ओवरलैपिंग का, आज तक हमको पता ही नहीं था कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती है। तो ओवरलैपिंग का नया कंसेप्ट दिया, वो हम पढ़ेंगे। हिटलर और लंदन को कैसा समझा वो हम पढ़ेंगे। एनर्जी चेंज कहाँ ऑब्जर्व किया वो पढ़ेंगे। और इंटरैक्टिंग फोर्सेस कैसे उनको समझा वो हम पढ़ेंगे। और वो जो कंसेप्ट है, वो जो टॉपिक है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जो कि एक ग्राफ है बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट विच दे कंक्लूडेड। अगले वीडियो में हम वो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में, और वो एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।